हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। मैं सिर्फ सुरभि खत्री और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। इससे पहले भी मैं असर्शन और रीजन की वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जो वो वीडियोस हैं वो हमारी यूनिट वाइज है, यानी कि हमने एक ही वीडियो में दो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया हुआ है। उसमें इन टोटल हमने 10 क्वेश्चंस एक चैप्टर में से लिए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के ऊपर असर्शन एंड रीजन, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ऊपर हम 30 असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है, और अगर आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की जो वीडियो है वो नहीं देखी है आपने, वो वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि अब हमारा जो टर्म 1 है उसमें हमसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो केस स्टडी टाइप की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर वो वीडियो को सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे ये असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो देखो, डायरेक्शन हम देखते हैं। In the following question, statement of assertion is followed by a statement of reason. While answering a question, you are required to choose the correct one out of the given 4 responses and mark it as. देखो, कुछ नहीं, हमारे पास असर्शन एंड रीजन में क्या होते हैं, दो स्टेटमेंट हमको दिए रहते हैं। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, असर्शन। जो सेकंड स्टेटमेंट हमको दिया रहता है उसको हम बोलते हैं रीजन। ठीक, दो स्टेटमेंट रहेंगे और इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना है, उसको समझना है, और फिर इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हमको चूज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हम कब चूज करेंगे, जब if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। देखो, हमें ए तब चूज करना है जब हमारे दोनों assertion और reason यानी कि दोनों गिवन स्टेटमेंट कैसे हो, ट्रू हो, और साथ ही साथ जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है यानी कि जो रीजन है वो हमारे assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हो, तब हमें ए ऑप्शन को चूज करना है। बी ऑप्शन, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion। देखो, हमें बी ऑप्शन तब चूज करना है जब हमारे दोनों ही assertion और reason true तो होंगे, लेकिन हमारा जो रीजन होगा वो हमारे assertion को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट जो गिवन रहेगा वो अपने आप में ट्रू है, लेकिन उसका हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तब हमें ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑलरेडी धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कब कौन सा ऑप्शन चूज करना है और ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक, सी हम तब चूज करेंगे जब हमारा असर्शन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, लेकिन जो हमारा रीजन होगा यानी कि सेकंड स्टेटमेंट होगा वो पूरा स्टेटमेंट ही गलत होगा, वो सेंटेंस ही हमारा कैसा होगा, गलत होगा ना, स्टेटमेंट हमारा पूरा कैसा होगा, रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, तब हमें सी चूज करना है। डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही हमारे स्टेटमेंट गिवन जो है वो कैसे हैं, गलत है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमको रॉन्ग दिए हुए हैं, तब हमें डी ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। Assertion. The quantization effect of charge can be observed only at microscopic level। जो हमारा क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन क्या है, हमारे चार्ज की प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज के। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि इंटीजर्स में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन असर्शन है उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा क्वांटाइजेशन इफेक्ट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि हम डील कर रहे हैं स्मॉल, यानी कि हम डील कर रहे हैं स्मॉल चार्ज से। ठीक है, जब हम स्मॉल चार्ज से डील कर रहे हैं तो जब हम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो
तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्ज से डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही बड़ा अमाउंट का चार्ज से डील करते हैं, और वहां पर अगर हम छोटा सा ई की वैल्यू यानी कि चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे भी, तो भी हमको इतना ज्यादा फर्क जो है वो समझ में नहीं आएगा। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल से डील करते हैं तो हम क्वांटाइजेशन को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो यार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा जो क्वांटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गिवन असर्शन है वो बिल्कुल सही है। तो गिवन असर्शन इज ट्रू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल चार्ज होता है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, बहुत ही छोटी होती है ना। और जब हम मैक्रोस्कोपिक से डील कर रहे हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट से डील कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम 1-2 है ना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव भी करेंगे तो इतना ज्यादा हमको फर्क जो है वो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम रीजन रीड करें तो क्या लिखा है, बिकॉज द स्टेप साइज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज ई इज वेरी स्मॉल। तो यानी कि जो हमारे ई की वैल्यू होती है, जो हमारा चार्ज होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही देखो स्टेटमेंट कैसे हैं, ट्रू है ना। और हमारा जो रीजन है वो हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्व्स। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस ही नहीं होते हैं। देखो रीजन में क्या लिखा हुआ है, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पर हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्व्स। रीजन भी हमने पढ़ लिया, दे हैव नो फ्री चार्जेस, बिकॉज दे हैव नो फ्री चार्जेस। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है असर्शन एंड रीजन को। आप क्या करो, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, जैसे इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्व्स, फिर आप रीजन जब पढ़ो तो आप क्या करो, उसमें बिकॉज लगा करके उसको रीड करो। ठीक, जैसे हमने पढ़ा इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। तो देखो ये पूरा एक ही स्टेटमेंट हो गया, यानी कि नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट, दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गिवन असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर A. Question number 3, assertion. During charging by rubbing, the insulating material with lower work function becomes positively charged. सबसे पहले हम समझते हैं ये वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक, तो वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है, किसी भी मटेरियल को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन कैसा है, लो वर्क फंक्शन है। तो यार ऐसा मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन कैसा होगा, लो होगा, यानी कि उसको कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। यानी कि अगर लोअर वर्क फंक्शन है तो वो मटेरियल हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लूज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल लूज कर रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा असर्शन यहाँ पर गिवन है वो कैसा है, बिल्कुल सही है। जब भी हमने क्या किया, चार्जिंग किया रब करके दो मटेरियल को, तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका वर्क फंक्शन हमको कैसा दिया हुआ है, लो वर्क फंक्शन दिया, यानी इलेक्ट्रॉन को वो इजीली रिमूव कर सकता है। तो वो मटेरियल जो है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, ट्रू। रीजन को हम रीड करते हैं, रीजन में क्या बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अरे यहाँ पर ये अपना ही अलग स्टेटमेंट है ना। रीजन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो रीजन है वो अपने आप में ट्रू तो है, लेकिन हमारे असर्शन को ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन में यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बिकॉज इंसुलेटिंग मटेरियल हैव लोअर वर्क फंक्शन, इंसुलेटिंग मटेरियल हैव लोअर वर्क फंक्शन, देयरफॉर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन। और जब हमारा मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, देयरफॉर इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो रीजन में ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था। ठीक, लेकिन यहाँ पर रीजन में अपना ही एक अलग स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन जो है हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन। If a point charge Q is placed in front of an infinite grounded conducting plane surface, the point charge will experience a force. बिल्कुल सही बात है। देखो अगर यहाँ पर हमारा एक कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है और इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि अर्थिंग हमने यहाँ पर कर दी। ठीक, और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा एक पॉइंट पॉजिटिव, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक, सपोज कर लेते हैं हमारा चार्ज
कैसा होगा, पॉजिटिव होगा अगर। ठीक, तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन सरफेस द पॉइंट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये जो पॉइंट चार्ज होगा हमारा, ये इस कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, प्लेन की वजह से क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यार बिल्कुल सही बात है। अगर इस कंडक्टिंग प्लेन सरफेस के पास में यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज कर लिया हमने, ये चार्ज कैसा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यार पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग प्लेन सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो सारा जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज, वो सारा इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ इस तरह आ जाएगा सरफेस के। ठीक, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कुछ इस तरफ आ जाएगा। और क्योंकि हमारा ये जो कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है वो अर्थिंग की हुई है, उसकी हमने है ना ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी पर हमारा जो कंडक्टिंग प्लेन सरफेस है वो पूरा का पूरा कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की वजह से क्या एक्सपीरियंस होने लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस होने लगेगा। यानी कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, यानी कि गिवन असर्शन यहाँ पर कैसा है, बिल्कुल ट्रू है। रीजन रीड करते हैं। दिस फोर्स इज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टिंग सरफेस विच इज एट जीरो पोटेंशियल। देखो बिल्कुल सही बोला है कि जो फोर्स हमारा लग रहा होगा इस पॉइंट चार्ज पर, ये किसकी वजह से लग रहा है, वो चार्ज की वजह से जो कि यहाँ पर इंड्यूस हुआ है, हमारे कंडक्टिंग सरफेस पर इंड्यूस हुआ है। किसकी वजह से, इस ग्राउंडिंग करने की वजह से, है ना। सो हमारा गिवन रीजन भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से लग रहा है। ठीक, और जो हमारा रीजन असर्शन है यहाँ पर वो भी कैसा है, बिल्कुल ट्रू है। Therefore our correct answer will be option number A because reason and assertion दोनों ही true है और हमारा reason हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है। ठीक, हमारा point charge will experience a force and that also due to induced charge on conducting plane surface। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, assertion a metallic shield in the form of hollow shell can be built to block an electric field। बिल्कुल सही है ये तो बात। हमने क्या किया, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करना है ना, शील्डिंग करनी है अगर हमें, तो हमने क्या किया है, एक हॉलो शेल ले लिया, मेटेलिक शील्ड हमने तैयार की है, किससे, हॉलो शेल से। यानी कि यहाँ पर ये रहा हमारा शेल। ठीक, और शेल के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रख दे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा हो जाएगा, शील्ड हो जाएगा। राइट, ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो होती है ना। इनसाइड द हॉलो शेल, कंडक्टिंग शेल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, जीरो। अगर यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, यानी कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आएगी ही नहीं। राइट, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, यूजिंग दिस हॉलो कंडक्टिंग शेल। ठीक, तो यहाँ जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है। रीड करते हैं हमारा रीजन। रीजन में क्या लिखा है, बिकॉज इन अ हॉलो स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो एट एवरी पॉइंट। बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा गिवन, ये हमारा जो असर्शन है ये कहाँ से लिया है, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और हमारा रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 6th, assertion when charges are shared between two bodies no charge is really lost but some loss of energy does occur। ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, जब भी हमारे चार्ज जो शेयर होते हैं दो बॉडीज में, जैसे हमने दो बॉडीज को क्या करवाया, रब करवाया। ठीक है, तो रबिंग से क्या हुआ, ट्रांसफर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक, लेकिन वहां पर एक टाइप की हीट भी, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते तो वहां पर हल्की हल्की हीट भी जनरेट होती है ना। तो जो चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट में से लूज नहीं हो जाता है, बल्कि वो जो चार्ज है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में निकल के आता है, जिसको हम जो एनर्जी, जैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट को रब करवाया तो वहां पर अगर हीटिंग हो रही है ना, तो वो वहां पर एक टाइप की एनर्जी रिलीज होती है। चार्ज गायब नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन उड़ के हवा में कहीं गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि वहां पर एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं, सम एनर्जी डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्कलिंग। तो ये भी यहाँ पर कैसा है, सही है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
Seventh assertion, charge is quantized because only integral number of electrons can be transferred. ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका क्या मतलब होता है कि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन को हम इंटीजर नंबर्स में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हम कभी फ्रैक्शन में यानी कि आधा इलेक्ट्रॉन है ना 1/4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा असर्शन यहाँ पर करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सम फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रीजन भी देखो यहाँ पर बिल्कुल सही गिवन है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और हमारा रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर वी विल चूज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th assertion, force between two charges decreases when air separating the charges is replaced by water। बिल्कुल सही है यहाँ पर assertion। देखो अगर हम बात करें F0 हमारा क्या है, फोर्स when two charges are placed in air। देखो जब हमारा मीडियम क्या हो, एयर हो, तो जो एयर में उन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या सपोज कर लिया, F0। और एयर को अगर हम रिप्लेस कर दे वाटर से तो वाटर को हम सपोज कर लेते हैं, वाटर में जो दोनों चार्जेस पर फोर्स लग रहा है उसको हम सपोज कर लेते हैं FW से। ठीक है, अब जो हमारा फोर्स होगा उसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ लिखे कूलम फोर्स का तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलम फोर्स का फॉर्मूला यानी कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट करता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर, यानी कि परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, रुकावट। जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स में जो रुकावट है उसको हमने क्या बोला है, परमिटिविटी। ठीक है, तो जो परमिटिविटी होती है यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो परमिटिविटी होती है वो एयर में कैसी होती है, सबसे कम। यानी कि दो चार्जेस के बीच जो रुकावट होगी, उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसके लिए जो रुकावट होगी वो कैसी होती है, कम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। यानी कि रुकावट एयर में कैसी होती है, कम होती है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारा फोर्स और परमिटिविटी के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर हमारी रुकावट कैसी होगी, कम, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा उस मीडियम में, ज्यादा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा फोर्स और परमिटिविटी। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारी परमिटिविटी कैसी है, बाकी मीडियम के कंपैरिजन में कैसी होती है, कम, तो फोर्स जो होगा बाकी मीडियम के कंपैरिजन में वो एयर में कैसा होगा, ज्यादा। एयर में रुकावट अगर कम होगी तो दो चार्जेस के बीच फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक, अब अगर हम बात करें वाटर की, हमने एयर को रिप्लेस कर दिया वाटर से, अब दो चार्जेस के बीच जो है वो मीडियम कौन सा है हमारा, वाटर। ठीक है, अब दोनों के बीच वाटर आ गया यानी कि जो रुकावट होगी उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा उसमें जो रुकावट होगी वो कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। यानी कि परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो गई। तो जो फोर्स होगा यार वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। राइट, तो यहां से कैसा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं वाटर में रुकावट कैसी होती है, ज्यादा। वाटर में रुकावट कैसी होती है, ज्यादा, तो फोर्स वहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि गिवन असर्शन इज ट्रू। फिर से रीड करूं, असर्शन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस व्हेन एयर सेपरेटिंग द चार्जेस इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। जब हमने एयर को रिप्लेस करके मीडियम वाटर ले लिया तो फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो गिवन असर्शन इज ट्रू। रीजन पढ़ते हैं, मीडियम इंटरवेनिंग बिटवीन द चार्जेस हैज नो इफेक्ट ऑन फोर्स। अरे ये क्या बोल रहे हैं कि जो मीडियम है उसका नो इफेक्ट होता है, फोर्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता हमारे मीडियम का। यार ऐसे कैसे, जब हमने पढ़ा कूलम फोर्स तो उसमें हमने पढ़ा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले में हम क्लियरली देख सकते हैं ये एप्सिलॉन नॉट यानी कि किसकी वजह से आता है, मीडियम की वजह से। यानी कि हमारा जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो आपका रीजन है वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। असर्शन इज ट्रू व्हाइल द रीजन इज false. Therefore, our correct answer will be option number C. अच्छा, इस assertion को आप ऐसे भी समझ सकते थे, जो आपका relative permittivity होता है एप्सिलॉन R, वो क्या होता है, force in free space divided by force in any other medium. ठीक, और यहां से अगर हमें force in any other medium चाहिए तो हमने क्या लिखा, force in any medium is equal to force in free space divided by
परमिटिविटी। ठीक, तो जो परमिटिविटी है वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। या फिर हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक, एयर में जो फोर्स होगा उसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज ही तो होगी ना। तो डायरेक्टली ऐसे भी आप समझ सकते थे, जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा जब हम एयर को रिप्लेस कर दे किससे, वाटर से। ठीक, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, assertion is true, reason is false, option C is the correct answer. Question number 9th, assertion, force between two charges is quadrupled when distance between them is halved. क्या कह रहे हैं कि जो दो चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा वो क्वाड्रपल्ड यानी कि हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वाड्रपल्ड यानी कि 4 टाइम हो जाना, है ना। ऐसा तब होगा जब डिस्टेंस उनके बीच कैसा हो जाए, हाफ हो जाए। तो देखो, अगर हमारा फोर्स होता है कूलम फोर्स, वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। यानी कि अगर हमारा डिस्टेंस वो बोल रहे हैं कैसा कर दिया, हाफ कर दिया, यानी कि r हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं। तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/r/2 का होल स्क्वायर, या फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4/r²। यानी कि जो फोर्स होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी कि हम ये फॉर्मूला यूज करके पता कर सकते हैं कि अगर हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो गिवन असर्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं, बिकॉज F is proportional to 1/r² as per Coulomb's law। तो देखो रीजन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो जो हमारा फोर्स है वो हमको कैसा मिलेगा, 4 टाइम्स मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th assertion, the whole charge of a body can be transferred to another body। हाँ, हम किसी एक बॉडी से पूरा का पूरा चार्ज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। होल चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी। बिल्कुल सही है assertion हमारा। रीजन पढ़ते हैं, चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड पार्शियली। तो रीजन तो यहाँ पर गलत है यार। हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो होल पूरा का पूरा चार्ज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या पार्शियली थोड़ा सा चार्ज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या आधा चार्ज भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो यानी कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को कंप्लीटली, फुली या फिर पार्शियली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो असर्शन यहाँ पर कैसा है, ट्रू, लेकिन रीजन यहाँ पर कैसा है, फॉल्स। इसलिए फिर से यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू व्हाइल रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,